दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लॉर का हिंदी ट्रांसलेशन जीती जागती कहानी जंगल की। यह ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स देहरादून ने। इसकी अगली कहानी है। नवंबर से मार्च तक हिमालय की निचली पहाड़ियों के मौसम का कोई जवाब नहीं है और इन 5 महीनों में भी सबसे शानदार महीना होता है फरवरी का। फरवरी में हवा बहुत खुशनुमा ढंग से करारी महसूस होती है और इस हवा में सांस लेने से लगता है कि जैसे कि हर सांस के साथ हमारे तन बदन में नई जान पड़ रही हो। नवंबर में खाने और गर्मी की तलाश में ऊंचे पर्वतों से आए पंछियों के समूह इस महीने में भी हमारे साथ यहीं पर होते हैं। पतझड़ और ठंड के दौरान तनकर नंगे खड़े पेड़ों पर यौवन की बहार इस महीने में फूटने लगती है और पत्तियों की कोपल हरियाली और गुलाबीपन की कई छटाएं दिखाने लगती है। जंगली जानवरों परिंदों के खून से लेकर सब पेड़ों के दूध में हवा सहित पूरे माहौल में बसंत का जादू घुल जाता है। भले ही उत्तर के ऊंचे ऊंचे पर्वत हों या दक्षिण के मैदान या फिर हिमालय के प्यारों में सिमटी ये पहाड़ियां, बसंत रातों रात ही आ जाता है। एक रात जब आप सोते हैं तो वो सर्दी की रात होती है और अगली सुबह जब आप जागते हैं तो वो बसंत का पहला दिन होता है। आप पाते हैं कि चारों तरफ कुदरत खुशियां मना रही है और इन खुशियों की वजह है बसंत के मौसम की नियामतें, खाने पीने को बहुत कुछ, गर्माहट और मिलन ऋतु के सुख। बाहर से आए पंछी छोटे छोटे झुंड बना रहे हैं। सब झुंड किसी नियत दिन आपस में मिलेंगे। अपने लीडरों की कमान पर कबूतरों, तोते, चिलबिले और फल खाने वाले दूसरे पंछी घाटी में उड़ते हुए, अपने घोंसले बनाते हुए अंडे देने से पहले तय की गई जगहों को चले जाएंगे। कीट पतंगों को खाने वाले पंछी भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छोटी छोटी उड़ानें तेजी से भरते हुए वही रास्ता उसी मकसद से तय कर रहे होते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि एक दिन में वो कुछ ही मील आगे बढ़ पाते हैं और वो भी पूरी कोशिशों के बाद। जब बाहर से आए पंछी वापस लौटने की तैयारियों में जुटे होते हैं और हस्बे मामूल हिमालय की निचली पहाड़ियों पर रहने वाले पंछी अपना अपना जोड़ा बनाते हुए घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो दोनों तरह के पंछियों की मिली जुली आबादी से हमारा जंगल एकदम भर जाता है। इन पंछियों की मिली जुली चहचहाट और तरह तरह की आवाज़ों का जो मुकाबला होता है पौ फटने के साथ शुरू होता है और अंधेरा होने तक थमता ही नहीं। इस मुकाबले में सभी पंछियों की भागीदारी पूरी बराबरी से होती है। दूसरे पंछियों का शिकार करने वाले पंछी भी इस मुकाबले में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने वाली चील भी, लेकिन उससे भी बहुत ऊंचे उड़ती सांप मार चील नीले आसमान में सिर्फ एक बिंदी की तरह दिखती है। अपनी तीखी आवाज़ में जो संदेशे भेजती है वो ज़मीन पर साफ सुनाई देते हैं। एक दिन हिंदुस्तान के बीच के हिस्से में मैं जंगल के नौजवान फौजियों की एक टुकड़ी को जंगल में लड़ाई यानी जंगल वॉरफेयर के तरीके सिखा रहा था। इस टुकड़ी में ऐसे कई अफसर थे जो परिंदों में खासी दिलचस्पी रखते थे। हमारे ऊपर करीब करीब जन्नत की ऊंचाई पर एक सरपेंट ईगल यानी कि सांप मार ईगल उड़ रही थी। ये सांप मार चील गोल गोल दायरे में चक्कर लगा रही थी और लगातार चीख रही थी। इस टुकड़ी के अफसर इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों से आए थे और उनकी तैनाती बर्मा यानी कि म्यांमार में होनी तय थी। इनमें से किसी ने भी कभी सांप मार चील देखी नहीं थी। हरी घास के खुले मैदान में पहुंचकर मैंने उन्हें आसमान में तैरती वो काली बिंदी दिखाई। तुरंत दूरबीनें निकाल ली गई और इतनी दूरी पर तो दूरबीन भी कोई खास मददगार नहीं होती, वो भी तब जब आप एक परिंदे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ठीक से देखने की। सब लोगों ने इस बात पर बड़ी नाउम्मीदी जाहिर की कि वे इतनी दूरी से ठीक से इस परिंदे को देख नहीं पा रहे हैं। अपने साथियों को बगैर हिले डुले खड़े रहने के लिए मैंने कहा और अपनी जेब से 3 इंच लंबी एक पुंगी निकाली जो एक तरफ से 2 भागों में बटी हुई थी और इसका एक सिरा बंद था। ये पुंगी बड़ी बारीकी से वैसी चीत्कार भरी आवाज पैदा करती थी जैसी पुकार
मुसीबत में पड़ा हिरण का बच्चा निकालता है। इस पुंगी का इस्तेमाल मुझे अपनी ट्रेनिंग में सिखाया गया था, सिग्नल या इशारे भेजने के लिए। वजह यही थी कि यही इकलौती कुदरती आवाज़ है जो हिरणों वाले जंगल में कभी भी सुनाई पड़ सकती है, चाहे दिन हो या रात, और ऐसी आवाज़ जिस पर दुश्मन आमतौर पर शक नहीं कर सकता। मेरी पुंगी से निकली आवाज़ सुनकर चील ने आवाज़ करना बंद कर दी। हालांकि सांप मार चील मोटे तौर पर सांपों से अपना पेट भरती है, लेकिन हिरण का गोश्त खाने से भी उसे कोई खास गुरेज नहीं है। अपने पंख बंद करके एकदम कई 100 फीट वो नीचे आ गई और फिर से पंख खोलकर हवा में तैरने लगी। मेरी पैदा की हुई हर आवाज़ पर वो नीचे आती गई और आखिरकार वो इतना नीचे आ गई कि पेड़ों की फुनगियों और उनके बीच की दूरी खत्म सी हो गई। वो इतना नीचे आ गई थी कि हम सभी ने बिल्कुल साफ साफ और काफ़ी नज़दीक से देखा उसे। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बर्मा अभियान से सही सलामत घर पहुंच गए? यदि हाँ, तो आपको याद होगा कि छिंदवाड़ा के जंगलों में उस दिन आपको इस बात से कितना अफसोस हुआ था कि आपके हाथों फोटो खींचने के लिए मैं उस सरपेंट ईगल को किसी पेड़ की डाली पर बिठा नहीं सका था। चलिए मेरे साथ, और बसंत की इस सुबह मैं आपको उस सांपमार चील जैसी कितनी ही दिलचस्प चीजें और दिखाता हूँ। यादों के गर्त में काफी गहरे बैठे छिंदवाड़ा के उस दिन के बाद से आप जंगल विद्या के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपनी हिफाजत की इंसानी फितरत आपको ये सिखा चुकी है कि आपकी आंखें 180 डिग्री के दायरे में देख सकती हैं। शुरू में आवाज़ें पहचानना जो बड़ा मुश्किल काम लगता था, अब आपकी फितरत का एक हिस्सा बन चुका है, और अपने लड़कपन में ही गुलाब और वॉयलेट की खुशबू के बीच फर्क करने की तमीज आप सीख चुके हैं। इसलिए अब आपको फूल की बात से किसी पेड़ को पहचानने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, भले ही फूल पेड़ की फुनगी पर खिला हो या फिर जंगल के भीतर कहीं पर छिपा हो। ये बात तय है कि अब तक आपने जंगल के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। अब आपको पता है कि जंगल की जानकारी ने आपकी हिम्मत, हिफाजत और खुशियों में कितना इजाफा किया है। लेकिन फिर भी सीखने को अभी काफी कुछ बाकी है, और बाकी बचा हुआ इल्म सीखने के लिए बसंत की एक खूबसूरत सुबह एक बेहतरीन मौका पेश कर रही है। आपको वो नहर तो याद ही होगी जिसमें लड़कियां नहाया करती थीं। यही नहर हमारी जायदाद की उत्तरी सरहद को तय करती थी, और जहां ये नहर पानी की एक कुदरती धारा पार करती है, वहां इसी नहर का जिक्र मैंने एक एक्वीडक्ट यानी किसी धारा के ऊपर से पुल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बना हुआ ढांचा, तो मैंने उसे एक्वीडक्ट के तौर पर जिक्र किया था। इस एक्वीडक्ट का नाम है इलेक्ट्रिक टूथ यानी बिजली का दांत। यहाँ पहला एक्वीडक्ट सर हेनरी रैमजे ने बनवाया था, जो बाद में बिजली गिरने से टूट गया। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि बिजली उसी जगह गिरती है जहाँ कोई बुरी आत्मा सांप की शक्ल में रहती है। इसीलिए पुराने वाले एक्वीडक्ट की नींव का इस्तेमाल न करते हुए उसी के बाजू में मौजूदा एक्वीडक्ट बनाया गया है। यह एक्वीडक्ट पिछली आधी सदी से काम कर रहा है। जंगल की तरफ से आने वाले हर जंगली जानवर जो 10 फुट चौड़ी नहर पानी में चलकर या कूदकर पार नहीं करना चाहते, वे इसी एक्वीडक्ट के नीचे से होकर गुजरते हैं। इसीलिए आज बसंत की इस खुशनुमा सुबह इसी जगह से अपनी जंगल की यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। एक्वीडक्ट की मेहराब के नीचे पैदल चलने के लिए बने रास्ते पर बिछी रेत पर जंगली खरगोश, काकड़, सुअर, सेही, लकड़बग्घे और सियारों के पैरों के निशान मौजूद हैं। आज जिन निशानों को हम ध्यान से देखने जा रहे हैं वे हैं सेही के पैरों के निशान। ये निशान तब बने हैं जब रात को हवा चलनी बंद हो चुकी थी और इन निशानों पर उड़कर आई हुई रेत भी नहीं जमी है। 5 उंगलियों और गद्दी वाला सेही के पैर का हर निशान एकदम साफ है, क्योंकि सेही को किसी जानवर का पीछा करने की जरूरत नहीं होती और उसके पिछले पैर के निशान अगले पैरों के निशान पर नहीं पड़ते। सेही के पैर की हर छाप के आगे रेत में एक गहरा सा छेद बना हुआ है। ये छेद सेही के जबरदस्त नाखूनों से बनते हैं। सेही का पेट भरने में ये नाखून काफी बड़े मददगार होते हैं। सेही के पिछले पैरों के निशान थोड़े लंबे से दिखते हैं। हालांकि सेही की पिछली गद्दियों के निशान वैसे गहरे तो नहीं होते जैसे भालू के होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बनावट ऐसी होती है जिसे देखकर आप दूसरे जानवरों और सेही के निशानों में आसानी से फर्क कर सकते हैं। यदि आप और ज़्यादा तस्दीक करना चाहते हैं तो आइए
और ध्यान से इन निशानों को देखिए। देखिए, इनके बीच लंबी चलती बारीक बारीक लकीरें अब आपको साफ दिख रही होंगी। ये लंबी पतली लकीरें सेही के पीछे लटकते कांटों से बनती हैं। सेही अपने नुकीले कांटों को तीर जैसे नहीं चला सकती। अपनी हिफाजत या दूसरे पर हमला करने का सेही का तरीका यही है कि वो अपने कांटे खड़े कर लेती है और पीछे को दौड़ती है। सेही की दुम पर उगे ये ढेर सारे कांटे भीतर से खोखले होते हैं। सेही अपने दुश्मनों को डराने के लिए इन कांटों को जोर से खड़खड़ाती है। इन कांटों का दूसरा इस्तेमाल सेही अपने बिल तक पानी पहुंचाने में करती है। पानी में डुबोने पर ये कांटे तुरंत पानी से भर जाते हैं और सेही इस पानी से अपने बिल को ठंडा रखती है। बिल की सिंचाई होने से उसमें धूल भी नहीं होती। सेही शाकाहारी होती है। फल, कंदमूल और खेतों में उगी फसलों से अपना पेट भरती है। हिरणों के गिरे हुए सींग और तेंदुए जंगली कुत्तों और शेरों के हाथों मारे गए हिरणों के सींग को भी सेही खाती है। मुमकिन तौर पर अपने शरीर में कैल्शियम या कोई ऐसे विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए जो उनके रोजमर्रा के खाने में मौजूद नहीं होता। हालांकि सेही छोटा सा जानवर है, लेकिन इसका कलेजा बहुत मजबूत होता है और बड़े से बड़े दुश्मनों से जाकर टकराने में सेही को जरा भी हिचक नहीं होती। एक्वीडक्ट से कुछ 100 गज ऊपर को धारा का सूखा पड़ा तल पथरीला है। इसमें जानवरों की आवाजाही से बनी एक पगडंडी को छोड़कर कहीं और जानवरों की पग छाप दिखना मुश्किल ही है। थोड़ा और आगे चलकर हमें बारीक मिट्टी की एक लंबी पट्टी मिलती है। ये बारीक मिट्टी तलहटी वाले पहाड़ियों से बह बहकर यहाँ जमा हो गई है। सूखी धारा जंगल के जानवरों के लिए हाईवे की तरह है और यहाँ इस बारीक मिट्टी वाली पट्टी पर उनके निशान बड़े साफ उभरते हैं। सूखी धारा के इस हिस्से के दोनों तरफ लेंटाना की घनी झाड़ियां हैं, जिनमें दिन के वक्त हिरण, सुअर, मोर और जंगली मुर्गे अपना अड्डा जमाए रहते हैं और रात के वक्त इन झाड़ियों पर सिर्फ तेंदुए, शेरों और सेहियों का कब्जा रहता है। इन्हीं लेंटाना झाड़ियों में जो खड़खड़ की आवाज़ आप सुन रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि भीतर कोई जंगली मुर्गा कीड़ों की तलाश में सूखी पत्तियां कुरेद रहा है। यहाँ से 100 गज दूर सेमल के एक नंगे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जंगली मुर्गे का सबसे खतरनाक दुश्मन कलगीदार उकाब बैठा हुआ है। ये उकाब सिर्फ जंगली मुर्गे का ही नहीं, मोर का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दोनों पंछी इस उकाब की कुदरती खुराक है। ये बात मेरे ध्यान में थी कि जंगल में इन पंछियों के बच्चों और बड़ों की तादाद बराबरी की थी। इसका मतलब ये है ये पंछी अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल थे। यही सोचकर मैंने कलगीदार उकाब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन एक दिन मेरा यह रवैया बदल गया। ये दिन वो दिन था जब चीतल के बच्चे की दर्द भरी पुकार सुनकर मैं तेजी से मौके पर पहुंचा और मैंने देखा कि एक कलगीदार उकाब ने हिरण के महीने भर के छौने को अपने पंजों में दबोच रखा है और चील उसका सिर चीथ रही है। बच्चे की बहादुर माँ चील और अपने बच्चे के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है और अपने छौने की जान बचाने के लिए अपने अगले पैरों से उकाब पर वार करती जा रही है। माँ की बहादुरी का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता था कि उसे खरोंचें लगी हुई थी और उसकी थूथन खून से भरी हुई थी। इतने बड़े उकाब से मुकाबला करना वाकई उसके बस में नहीं था। हालांकि उसके दुश्मन से तो मैंने उसे छुटकारा दिला दिया, लेकिन उसके छौने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सिवाय इसके कि अपनी एक गोली से उसकी तकलीफ़ों से उसे निजात दिला दूं। बात यह थी कि यदि मैं नन्हे छौने को बचा भी लेता, उसके घाव ठीक भी कर लेता, फिर भी उसकी आंखें मैं उसे नहीं लौटा सकता था। इस वाकये की कीमत बहुत से कलगीदार उकाबों ने उन जंगलों में चुकाई है जहां मैं शिकार करता रहा हूं। हालांकि छर्रेदार गोली या शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए कलगीदार उकाब को मारने के लिए उसके नज़दीक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सही निशाने वाली राइफल के लिए कलगीदार उकाब एक बढ़िया टारगेट साबित होता है। लेकिन फिलहाल सेमल के पेड़ पर ऊंचे बैठे उकाब को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ चीज़ों को देखने समझने के लिए सैर पर निकले हैं। छौनों के दुश्मन को सबक सिखाने के लिए आज हम निकले नहीं हैं। मेरे गुलेल वाले दिनों की बात है जब मैंने कलगीदार उकाब की किसी जानवर के साथ सबसे जबरदस्त मुठभेड़ देखी। ये मुठभेड़ बुआर पुल के थोड़ा पहले नदी के रेतीले तल पर हो रही थी। मुमकिन है कि कलगीदार उकाब ने मछली मारने वाली बिल्ली को गलती से
जंगली खरगोश समझकर उस पर झपट्टा मार दिया था। अब या तो उकाब अपने नुकीले और मुड़े हुए नाखूनदार पंजे बिल्ली के शरीर से छुड़ा नहीं पा रहा था, या फिर उसका दिमाग ही फिर गया था कि वो बिल्ली के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई में गुत्थम गुत्था हो गया था। दोनों लड़ाकों के पास बराबरी के हथियार थे। बिल्ली के पास पंजे और तीखे दांत थे, तो उकाब के पास अपनी नुकीली चोंच और खतरनाक नाखूनों वाले पंजे थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि फोटोग्राफी उन दिनों स्टूडियो में कैद थी और मूवी कैमरे का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, इसलिए इस लंबी और जीतोड़ लड़ाई की तस्वीर मैं उतार नहीं सका। यदि बिल्ली के 9 जीवन होते हैं तो उकाब के 10 जीवन होते हैं। इस लड़ाई का फैसला इसी बात से हुआ कि किसके पास कितनी जिंदगियां हैं। अपने दुश्मन को वहीं रेत में छोड़कर अपनी एक और जिंदगी अपने पास बचाए हुए कलगीदार उकाब अपना टूटा हुआ पंख घसीटते हुए नदी में ही मौजूद एक पानी के जोहड़ में पहुंचा। यहाँ अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने अपनी 10वीं जिंदगी अपने बनाने वाले के सुपुर्द कर दी। लेंटाना की झाड़ियों में कई रास्ते खुले मैदान की तरफ फूटते हैं। जब हम उकाब को देख रहे थे उस दौरान एक नर काकड़ लेंटाना की झाड़ियों से निकलकर 50 गज दूर मौजूद पानी की सूखी धारा की तरफ चला गया है। उसका इरादा इसे पार करने का है। यदि हम मूर्ति बनकर खड़े हो जाएं और वैसे ही खड़े रहें तो उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा। काकड़ को देखकर ऐसा एहसास होता है कि सब जानवरों में काकड़ ही सबसे ज़्यादा चौकन्ना और हर आहट पर भागने के लिए तैयार रहता है। यहाँ खुले हुए मैदान में भी ये काकड़ अपने खुरों के बल खड़ा है। इसके पिछले पैर अंदर को मुड़े हुए हैं, एकदम भागने के लिए तैयार। खतरे का एहसास इसे चाहे नज़र से हो, आवाज़ से हो या फिर हो गंध से। काकड़ का जिक्र कई एक छोटे, कमीने और डरपोक जानवर के तौर पर किया जाता है। खतरे की चेतावनी देने के मामले में इसे गैर भरोसेमंद बताया जाता है। मैं ये नहीं मानता। किसी भी जानवर को कमीना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कमीनापन सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। और काकड़ जैसा कोई भी जानवर जो घने जंगल में शेरों के साथ रहता है, उस पर डरपोक होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। जंगल में खतरे की चेतावनी देने के मामले में जहां तक काकड़ के गैर भरोसेमंद होने की बात है, तो मुझ जैसे पैदल शिकार करने वालों को काकड़ से बढ़िया कोई दोस्त नहीं मिल सकता। काकड़ छोटा और कमजोर जानवर है और उसके दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यदि किसी हाके में वो शेर के बजाय अजगर या पाइन मार्टिन को देखकर चेतावनी भरी पुकार लगाए तो बेचारे को हमदर्दी की निगाह से देखा जाना चाहिए। उस पर भरोसे लायक न होने का इल्जाम नहीं थोपना चाहिए। काकड़ और उसके साथियों के लिए अजगर और चित्राला यानी कि पाइन मार्टिन दोनों ही बेहद खतरनाक दुश्मन हैं। जब बेचारा काकड़ उन्हें देखकर चिल्लाता है तो वो सिर्फ अपने साथियों को इन खतरनाक दुश्मनों की मौजूदगी से खबरदार कर रहा होता है। एक चौकीदार के तौर पर उसका यही काम है। काकड़ के ऊपर के जबड़े में 2 लंबे दांत होते हैं। ये दांत बहुत नुकीले होते हैं और यही उसकी हिफाजत का अकेला जरिया भी होते हैं, क्योंकि उसके सींग तो भीतर की तरफ गोल घूमे हुए होते हैं और बचाव के हथियार के तौर पर एकदम बेकार होते हैं। इधर काकड़ सूखा नाला पार कर रहा है और उधर हमारी दाईं तरफ से कीट पतंगों और परिंदों का सैलाब सा उड़ता हुआ हमारे नज़दीक आ पहुंचा है। पंछियों के इस सैलाब में वे परिंदे भी हैं जो बाहर से आए हैं और वो भी जो यहाँ के बाशिंदे हैं। हम जहाँ खड़े हैं यदि वहीं पर खड़े रहे तो ये पंछी हमारे सिर के ऊपर से गुजरेंगे। सूखे नाले के दोनों तरफ उगे पेड़ों पर और झाड़ियों पर ये पंछी जब बैठ जाएंगे तो आप उन्हें बारीकी से देखकर पहचान कर सकते हैं। जब वे हमारे ऊपर से उड़कर जा रहे होंगे तब भी आप उन्हें पहचान सकते हैं। जब तक कि कोई पंछी आपके बहुत नज़दीक ना बैठा हो तो उसके रंगों से उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। बैठे हुए पंछी के पीछे जब कोई ठोस चीज़ जैसे पेड़ या तना या घनी पत्तियां ना हो, या फिर ऊंचे बैठे पंछी के पीछे सिर्फ आसमान हो, तो पंछी के रंग ठीक से नजर नहीं आते और उन्हें पहचानने में मुश्किल होती है। लेकिन हवा में उड़ता हुआ पंछी अपनी बनावट से, पंख हिलाने के तरीके से पहचाना जा सकता है। और हमारी तरफ आते झुंड में हर पंछी या तो गा रहा है, चहचहा रहा है या फिर सीटी बजा रहा है। इन पंछियों में 2 तरह की सहेली चिड़िया, छोटी चोंच वाली लाल और संतराई छाती वाली सहेली चिड़िया। जब मुनिया पेड़ों और झाड़ियों की फुनगियों पर बैठ जाती है
तो वहां से तीर के समान उड़ उड़कर हवा में उड़ रहे कीट पतंगों को पकड़ पकड़ कर खाती है। इतनी शानदार पोजीशन पर बैठ के उन्हें अपने साथियों और दूसरी तरह के पंछियों की वजह से भाग रहे कीट पतंगे आसानी से नजर आ जाते हैं। सहेलियों के साथ जो दूसरे पंछी हैं वो है 6 तरह के रामगंगरे, भूरे, पीली गाल वाले, नीले पंख वाले, लाल चोंच वाले, सफेद आंख वाले और आम तौर पर दिखने वाले हरे रामगंगरे। 4 तरह के मक्खी मार यानी कि फ्लाई कैचर, सफेद भवों, पंखे जैसी पूंछ वाला, पंखे जैसी पूंछ और पीले रंग वाला, स्लेटी सिर वाला और नीले हरे रंग वाला फ्लाई कैचर। 6 तरह के कटफोड़वे यानी कि वुड पैकर, सुनहरी पीठ वाले, काली गुद्दे वाले हरे कटफोड़वे, बादामी पेट वाले, चितकबरे ठिगने, पीली गुद्दी वाले और केंचुली सरीखे पेट वाला कटफोड़वा। 4 तरह की बुलबुलें, सामने के सुनहरे रंग वाली हरी, सफेद पंख वाली हरी, सफेद गाल वाली कलगोदार और लाल मूंछों वाली बुलबुलें। 3 तरह के शकरखोरे, हिमालय वाला लाल रंग का, बैंगनी और छोटा हरा शकरखोरा। 200 और 300 के बीच की तादाद में यहाँ पर मौजूद इन पंछियों के अलावा यहाँ पर एक जोड़ा सुनहरे पीलकों का भी है, जो लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक एक दूसरे का पीछा कर रहा है। एक छोटा जंगल कोतवाल भी यहाँ पर मौजूद है। ये अपने बड़े भाई जैसा हमलावर तो नहीं है, लेकिन जिन पंछियों की रखवाली करते वक्त वो चल रहा है, उनके साथ कई रसीले निवाले ये छोटा जंगल कोतवाल भी ले चुका है। लैंटाना से आगे दाईं तरफ किसी पार्क जैसी कुछ खुली जगह है, जहां बड़ी तादाद में आड़ू के पेड़ उगे हैं। इसी दिशा से हमें अब एक लाल बंदर की चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई देती है। इसके 1 सेकंड बाद ही कम से कम 50 छोटे बड़े बंदरों की उत्तेजना भरी चटर पटर और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक तेंदुआ निकला है और जिस ढंग से वो करीब करीब खुली जगह में चल रहा है, उससे यही लगता है कि फिलहाल वो शिकार पर नहीं निकला है। और यदि यह बात सही है तो तेंदुआ इस वक्त उन गहरी खाइयों की तरफ जा रहा है, जहां तेंदुए अक्सर गर्मी के मौसम में ठंडक पाने के लिए चले जाते हैं। आड़ू के पेड़ों के बीच से निकलते घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल इंसान और जानवर दोनों ही करते हैं। करीब 200 गज आगे जाकर यह रास्ता बरसाती पानी के उस रास्ते को काटता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है। मैं कह सकता हूं कि करीब करीब ये तय है कि तेंदुआ इसी रास्ते आएगा, और यदि हम जल्दी से 150 गज आगे जाकर बाईं तरफ वाले ऊंचे किनारे से टेक लगाकर बैठ जाएं, तो तेंदुआ हमें देखने को मिलेगा। बरसाती पानी का रास्ता यहाँ करीब 50 गज चौड़ा है। बाईं तरफ पेड़ों पर लंगूरों की बड़ी फौज कब्जा जमाए बैठी है। लाल बंदरों की चेतावनी का असर लंगूरों पर हुआ है और झुंड में मौजूद सारी माओं ने अपने बच्चों को कस कर छाती से चिपका लिया है। सभी लंगूरों की आंखें उसी तरफ हैं जिधर से चेतावनी सुनाई दी थी। आपको इस पगडंडी पर निगाहें जमाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पगडंडी के सबसे नज़दीक खड़े पेड़ की सबसे ज़्यादा आगे तक फैली हुई डाली के सबसे बाहरी छोर पर बैठा लंगूर हमें तेंदुए की आमद से खबरदार करेगा। तेंदुआ दिखने पर लंगूरों का बर्ताव लाल बंदरों से अलग होता है। इसकी वजह शायद यह है कि लंगूर अपने लाल सहोदरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से लामबंद होते हैं और लाल बंदरों के मुकाबले थोड़े कम बहादुर भी। किसी झुंड के सारे लाल बंदर तेंदुआ दिखने पर चटर पटर करते हैं और भौंकते भी हैं। जहां मुमकिन हो तो पेड़ों की डालियों पर कूदते फांदते काफ़ी दूरी तक तेंदुए का पीछा भी करते हैं। लंगूर दूसरे ढंग से बर्ताव करते हैं। तेंदुए की निगाह भी नहीं करने वाला नौजवान लंगूर जब तेंदुआ देखता है तो खौक 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 की आवाज़ निकालता है, और जब झुंड का लीडर नौजवान लंगूर की निगाह के सहारे या खुद तेंदुए को देख लेता है तो चेतावनी देने का काम वो खुद संभाल लेता है और नौजवान लंगूर चुप हो जाता है। इसके बाद झुंड का लीडर और उम्र में सबसे बड़ी मादा की चेतावनी की आवाज़ छींक से मिलती जुलती होती है, और तेंदुए को देख लेने के बाद उसका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की जाती। अब शुरुआती चेतावनी देने वाला नौजवान लंगूर अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया है और अपना सिर आगे को किए हुए है, दोनों तरफ झटके दे रहा है, देख रहा है। हाँ, उसे यकीन है कि वो तेंदुए को देख सकता है, इसलिए वो फिर भौंकता है। उसके पीछे बैठे उसके 1-2 साथियों पर भी
इसी तरह चिल्लाने का दौरा पड़ता है। झुंड के लीडर की निगाह अब अपने खतरनाक दुश्मन पर पड़ती है और वो भौंकता है। इसके एक पल बाद ही बूढ़ी मादा लंगूर भी चेतावनी देती है। उसकी टच टच की आवाज़ छींक जैसी लगती है। छोटे लंगूर अब एकदम शांत हो गए हैं और उनकी हरकतें सिर्फ मुंडी उचका उचका के देखने और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने तक ही सिमट गई है। बंदरों के झुंड को थोड़ी देर में कुदरती तौर पर यह एहसास हो जाता है कि बसंत की इस सुहानी सुबह उन्हें तेंदुए से डरने की जरूरत नहीं है। यदि तेंदुआ भूखा होता और शिकार के इरादे से निकलता तो यूं इस तरह खुले में सूखे बरसाती नाले में चल नहीं रहा होता, बल्कि बगैर उनकी निगाह में पड़े दबे पांव आता और उनके एकदम नज़दीक आ पहुंचता। तेंदुआ लंगूर जितना ही फुर्तीला और वजन में उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है और लंगूर को अपना शिकार बनाने में उसे कोई मुश्किल नहीं होती। लाल बंदरों का मामला अलग है। तेंदुआ आने पर लाल मुंह के बंदर पतली पतली टहनियों पर पहुंच जाते हैं। तेंदुआ का सिर शान से ऊपर को तना है। सवेरे के सूरज की रोशनी उसकी खूबसूरत चित्तीदार खाल को और सुंदर बना रही है। अब वो 50 गज की खुली जगह पार कर रहा है और पेड़ों पर चिपटे लंगूरों के झुंड की उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। वो इसी तरफ आ रहा है। हम बगैर हिले डुले चुपचाप बैठे हैं, इसलिए उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता। वो एक बार ऊपर नीचे देखता है, अपने बेफिक्र अंदाज में धीमे धीमे आगे बढ़ने लगता है और ऊंचे किनारे पर चढ़कर उस पार चला जाता है। वो हमारी आंखों से तो ओझल हो गया है, लेकिन अब वो ऊंचे पेड़ों पर बैठे लंगूरों को दिख रहा है और वो तब तक अपनी चेतावनी भरी आवाज से जंगल के दूसरे जानवरों को खबरदार करते रहेंगे जब तक कि वो उन्हें दिखता रहेगा। आइए अब तेंदुए के पग मार्क्स का जायजा लेते हैं। जहां ये रास्ता सूखे बरसाती नाले को काटता है, वहां की मिट्टी लाल रंग की है। इंसान के नंगे पैरों तले दबकर ये मिट्टी कड़ी हो चुकी है। इस सख्त लाल मिट्टी के ऊपर बारीक सफ़ेद धूल की तरह से जमी हुई है, लिहाजा हमारे मकसद के हिसाब से हर चीज़ एकदम दुरुस्त है। फिलहाल चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमने तेंदुए को देखा नहीं है और यूं ही अचानक हमें उसके पग मार्क्स दिख गए हैं। जो पहली बात हमारे ध्यान में आती है वो ये है कि हर पग मार्क चीख चीख कर ये बता रहा है कि वो एकदम नया बना है। इससे हम ये कह सकते हैं कि तेंदुआ हाल ही में यहाँ से गुजरा है। पग मार्क के नए होने का एहसास हमें इस बात से होता है कि जहाँ पर तेंदुए का वजन पड़ा है वहाँ की धूल एकदम चपटी हो गई है और तेंदुए के पैर की गद्दी और नाखूनों के निशान बताने वाले धूल के उठान एकदम साफ सुथरे और करीब करीब सीधे खड़े हैं। थोड़ी देर में हवा चलने से और सूरज की गर्मी से दबी हुई धूल वापस उठ जाएगी और गद्दी और नाखूनों के निशान बताने वाली धूल की दीवारें धसक जाएंगी। चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े इन पग मार्क्स के ऊपर से गुजरेंगे। आसपास की धूल उड़कर पगमार्क पर बैठ जाएगी। घास के टुकड़े, सूखी पत्तियां उड़कर इन पर आ बैठेंगी या फिर सीधे ऊपर आ गिरेंगी और ऐसे करके धीरे धीरे ये पगमार्क गायब हो जाएंगे। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकें कि कोई पगमार्क कब बना है। ये पगमार्क शेर का है कि तेंदुए का, कोई निशान सांप के चलने से बना है या हिरण के पैरों से। लेकिन बारीकी से देखकर कई बातों को अपनी सोच के दायरे में लाकर आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। ये बातें हैं कि पगमार्क खुले में है कि छाँव में, रात में कौन कौन से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और दिन में कौन कौन से, हवा आमतौर पर किस वक्त बहती है, ओस कब गिरनी शुरू होती है। इन सब बातों को ध्यान में रख के आप करीब करीब सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि पगमार्क कब बने हैं। फिलहाल मौजूदा मामले में तो हम तसल्ली कर चुके हैं कि ये पगमार्क ताजे दिखते हैं, लेकिन पगमार्क्स के बारे में सिर्फ यही अकेली दिलचस्प बात नहीं है। अभी तो हमें यह पता लगाना है कि तेंदुआ क्या था, नर था या मादा, जवान था या बूढ़ा, और वाकई ये जानवर छोटा था या बड़ा। पगमार्क की गोलाई हमें बताती है कि यह तेंदुआ नर था। पाँव की गद्दी में चटकन या झुर्री ना होने से, पंजों की गोलाई और पूरी पगमार्क की सुगढ़ता से हमें पता चलता है ये तेंदुआ जवान था। जहां तक जानवर के साइज का पता लगाने की बात है, यहाँ पर आपकी निगाह की बारीकी और आपका तजुर्बा ही आपकी मदद कर सकता है। अब आपको काफी तजुर्बा हो जाएगा तो आप किसी भी तेंदुए या शेर की लंबाई बता सकते हैं। फर्क निकलेगा तो बस 1 या 2 इंच का। मिर्जापुर के कोल जाति के लोगों से जब शेर के साइज के बारे में पूछा जाता है तो वो घास की पत्ती लेकर उसका पगमार्क नापते हैं।
फिर घास की पत्ती को रखकर उसे अपनी उंगलियों की मोटाई से नापते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि उनका तरीका कितना सटीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं तो पूरे पगमार्क का मोटे तौर पर जायजा लेता हूँ, साइज़ का अंदाज़ा लगाता हूँ। बात यह है कि साइज़ का अंदाज़ा लेने का कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया जाए, रहेगा तो वो सिर्फ अंदाजा ही। जहाँ पगडंडी सूखे नाले को काटती है, वहाँ से थोड़ा आगे रेत की एक पट्टी है। इस पट्टी की रेत मजबूती से अपनी जगह पर जमी है और पट्टी के एक तरफ चट्टाने हैं और दूसरी तरफ जमीन का ऊंचा उठाव है। जंगल में जब आप हों तो ये पता लगाने में बड़ा मजा आता है कि सांबर या हिरणों के किसी झुंड में कुल कितने जानवर हैं। झुंड के जानवरों में एक एक को यदि आप पहचानने लगें, और आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा यदि आप ऐसा करते हैं कि अगली बार किसी झुंड को देखकर बता सकते हैं कि कोई किसी शेर तेंदुए का शिकार बनकर कम हुआ है क्या। इसके अलावा जब किसी झुंड को आप पहचानने लगते हैं तो आपके दिल में उस झुंड के लिए दोस्ती का जज्बा पैदा हो जाता है। आपको इस बात में खुशी मिलती है कि इस पूरे झुंड को आप पहचानते हैं। यदि झुंड खुले मैदानों में है तो हिरणों की गिनती करने में कोई मुश्किल नहीं, बस सबके सींगों का साइज और उनकी बनावट को नोट करते चलिए। मादाओं और बच्चों की गिनती करते जाइए। कभी कभी मामला ऐसा भी होता है कि झुंड का एक हिरण दिखाई तो देता है, बाकी हिरण हिरनियाँ दरख्तों या झाड़ियों के पीछे होते हैं। पीछे छिपे इन हिरणों को बाहर निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि 10 में से 9 बार कामयाब साबित होगा। जो हिरण आपको दिख रहा है उसके जितना नज़दीक आप दबे पांव पहुँच सकते हैं पहुँच जाइए। फिर किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे लेट जाइए और तेंदुए की आवाज़ निकालिए। सभी जानवर कुदरती तौर पर ये ताड़ जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और जब हिरण आपकी तरफ देखने लगे तो पेड़ की आड़ में से अपना कंधा बाहर निकालिए। 1-2 बार ऊपर नीचे हिलाइए, या जिस झाड़ी के पीछे आप छिपे हैं उसकी पत्तियों को हिला दीजिए। ये हरकत देखकर हिरण चेतावनी भरी आवाज़ निकालेगा और छिपे हुए सब हिरण बाहर निकलकर इस हिरण के आजू बाजू आ खड़े होंगे। कई बार यही करके मैं 50-50 हिरणों को झुंड को खुले में बुलाकर बड़े मज़े से उनके फ़ोटो खींच चुका हूँ। बहरहाल एक हिदायत भी मैं आपको देना चाहूँगा, तेंदुए या किसी जानवर की आवाज़ निकालने की हिमाकत आप तब तक मत कीजिए जब तक आपको इस बात की पूरी तसल्ली ना हो कि आसपास के इलाके में आपके अलावा कोई और इंसान मौजूद नहीं है। यह तसल्ली करने के बाद भी आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखते रहिए कि आपको कोई खतरा तो नहीं है। आपको खबरदार करने की एक वजह और है कि एक बार रात में मैंने बार बार तेंदुए की आवाज़ सुनी, और आवाज़ के उतार चढ़ाव से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तेंदुआ किसी भारी मुसीबत में है। अगले भोर के पहले ही मैं ये पता करने चल पड़ा कि तेंदुए के साथ क्या गड़बड़ हुई। रात में तेंदुए ने अपनी पोजीशन बदल ली थी और वो नज़दीक ही एक पहाड़ी पर मौजूद था और अब भी आवाज़ें निकाल रहा था। घास के मैदान की तरफ जाती जानवरों की आवाजाही से बनी एक पगडंडी पर मैंने अपने लिए एक ऐसी जगह चुन ली जिसका फ़ायदा ये था कि तेंदुआ मुझे देखे इसके पहले ही मैं उसे देख लेता। यहाँ एक 4 दीवारी के खंभे के पीछे मैं लेट गया और तेंदुए की पुकार का जवाब मैंने दिया। इसे करीब आधा घंटा या थोड़ी देर बाद पुकार के जवाब में पुकार का सिलसिला चलता रहा। तेंदुआ इस तरफ आ तो रहा था, लेकिन बड़े बेमन से और बड़ी चौकसी के साथ। जब तेंदुआ मुझसे करीब 100 गज की दूरी पर बचा तो मैंने आवाज़ निकालनी बंद कर दी। मैं ज़मीन पर औंधा लेटा हुआ था। मेरी कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी थी और ठुड्डी हाथों में टिकी थी। जिस पल मैं तेंदुए के नमूदार होने की उम्मीद कर रहा था, उसी पल मुझे घास की हल्की सी सरसराहट अपने पीछे की तरफ से सुनाई दी, और जो ही मैंने घूमकर पीछे देखा तो खुद को सीधे राइफल की नाल में झांकते हुए पाया। पिछली शाम काफ़ी देर से नैनीताल का डिप्टी कमिश्नर यानी कि कलेक्टर कैसल्स और कर्नल वार्ड फॉरेस्ट बंगले में आ चुके थे। ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कि उन्होंने एक तेंदुए के बच्चे को मार दिया है। रात भर इसी बच्चे की माँ की पुकार मुझे सुनाई देती रही थी, और पौ फटते ही कर्नल वार्ड हाथी पर सवार होकर माँ का शिकार करने निकल पड़ा था। जमीन ओस से भीगी थी। महावत बड़ा होशियार था, इसलिए बड़े बेआवाज तरीके से यूं मेरे सिर पर वो लोग आन खड़े हुए थे। वार्ड मुझे देख सकता था, लेकिन अब वो इतना जवान नहीं था जितना कुछ बरस पहले तक वो था। इसके अलावा इतने सवेरे रोशनी भी बहुत अच्छी नहीं थी, और वो राइफल की मक्खी का मिलान मेरे कंधे से नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने महावत को हाथी थोड़ा और आगे बढ़ाने का इशारा किया था। ये तो हम सब की खुशकिस्मती थी कि जब हाथी ने पेड़ों की डालियां हटाई थी और जब वो मुझसे 10 गज दूर था।
तो बूढ़े महावत ने मेरी तरफ इशारा किया था। वार्ड ने फिर मेरा निशाना लिया था। उसी वक्त हाथी ने वो टहनी छोड़ दी जिसे वो अपनी सूंड से पकड़े हुआ था, और यही आवाज़ सुनकर मैं पलटा था और खुद को वार्ड की भारी राइफल की नाल में झांकते हुए पाया था। चीतलों के जिस झुंड की पगछाप हम दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, वो झुंड पिछली शाम रेत की पट्टी से होकर गुजरा था। रात में घूमने वाले कीड़े इन पगछापों के ऊपर से निकल चुके हैं, और यहाँ पर खड़े पेड़ की पत्तियों से ओस की बूंदें भी इन पगछापों पर गिर चुकी हैं। इससे यही साबित होता है कि निशान पिछली शाम को बने हैं। अभी हमसे 1 मील दूर या 5 मील दूर कहीं घास के मैदान में होगा या पेड़ों की आड़ में छिपा होगा, लेकिन फिर भी हम झुंड में शामिल हिरणों की गिनती कर सकते हैं। गिनती कैसे की जाएगी ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम ये मान लेते हैं कि जब हिरण खड़ा हो तो उसके अगले और पिछले खुरों के बीच की दूरी 30 इंच होती है। अब अपने हाथ में एक छड़ी लीजिए और रास्ते पर एक लकीर खींच दीजिए। इस लकीर से 30 इंच की दूरी मापकर एक लकीर और खींच दीजिए। 30 इंच मापना इसलिए आसान है कि आपका जूता 10 इंच लंबा है। दोनों लकीरों का समानांतर होना बहुत जरूरी है। अब अपनी छड़ी की मदद से इन दोनों लकीरों के बीच में आने वाले खुरों के निशानों को गिनते चलिए। जिन छापों को आप गिन रहे हैं उन पर छड़ी की नोक से निशान बनाते जाइए, ताकि किसी छाप को आप दोबारा गिनने की गफलत ना करें। आपकी गिनती का नतीजा निकला है 30। इस संख्या को 2 से भाग दे दीजिए। अब आप मान सकते हैं कि यहाँ से 15 चीतल गुजरे हैं। चाहे जंगली जानवर हो या पालतू, उनकी संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनकी गिनती करने का ये तरीका एकदम सटीक साबित होगा। यदि जानवरों की तादाद 10 तक है तो नतीजा एकदम सटीक निकलेगा, और तादाद यदि ज़्यादा है तो नतीजा करीब करीब सही निकलेगा, बशर्ते जानवरों के अगले और पिछले पैरों के बीच की दूरी आपको ठीक से पता हो। जंगली कुत्तों, सुअरों और भेड़ जैसे जानवरों के मामले में ये दूरी 30 इंच से कम होगी, और सांभर और मवेशियों के मामले में ये दूरी 30 इंच से ज़्यादा होगी। आप में से जो लोग उन दिनों जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला लड़ाई की ट्रेनिंग में मेरे साथ नहीं थे, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जंगल में इंसानों के पैरों के निशानों से भी कई बातें पता लगाई जा सकती हैं। इंसानी पैरों के निशान चाहे एक सड़क पर हो, कच्चे रास्ते पर हो, या फिर जानवरों के गुजरने वाले रास्ते पर, या कहीं भी क्यों ना हो, वे चलते फिरते इंसानों के बारे में कुछ ना कुछ बताते जरूर हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम दुश्मन के मुल्क में हैं और हम जानवरों के गुजरने वाले एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जिस पर इंसानी पगछाप मौजूद है। यहाँ इन पगछापों में देखने वाली कई बातें हैं। साइज, शक्ल, कीलों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, जूते में गट्टा लगा है कि नहीं लगा, एड़ी नाल वाली है या सादी, जूते चमड़े के हैं, रबड़ के, या इस तरह की कई और बातें। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि निशान हमारी फौज के आदमियों की आवाजाही से नहीं, बल्कि दुश्मन की फौज की किसी टुकड़ी के चलने से बने हैं। एक बार ये तय होने के बाद अब हमें ये पता करना है कि ये टुकड़ी यहाँ से कब गुजरी और टुकड़ी में कितने आदमी थे। पगछाप देखकर वक्त का पता लगाना आपको आता ही है। टुकड़ी में शामिल लोगों की तादाद पता करने के लिए हम एक लंबी लकीर खींचेंगे। इस लकीर पर टिकाकर 30 इंच लंबा एक डग भरेंगे और एक दूसरी लकीर खींच देंगे। इन दोनों लकीरों के बीच में एड़ी के जितने निशान हैं उतने ही आदमी यहाँ से गुजरे हैं। पैरों के निशान से कई और दिलचस्प बातें पता चलती हैं। मसलन इन आदमियों के चलने की रफ्तार क्या थी। जब कोई इंसान अपनी मामूली रफ्तार से चलता है तो उसके बदन का वजन उसके पैर के निशान पर बराबरी से बटा होता है, और उसका एक कदम शरीर की ऊंचाई के मुताबिक 30 से 32 इंच लंबा होता है। जैसे ही चलने की रफ्तार बढ़ती है तो एड़ी पर वजन कम और पंजे पर वजन ज़्यादा पड़ता है। एड़ी की छाप हल्की होती जाती है और पंजे की छाप भारी। ये फर्क हमें रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ साफ दिखाई देता है। पूरी रफ्तार पर भागते इंसान के पैरों के निशानों में सिर्फ पैर के गोले और पंजे का ही दबाव दिखाई देता है। यदि टुकड़े में सिर्फ 10 या 12 लोग ही हैं तो ये बताना भी मुमकिन है कि इनमें से कोई लंगड़ा कर भी चल रहा था क्या, और यदि जमीन पर खून के निशान भी हैं तो ये बताया जा सकता है कि पलटन में कितने लोग जख्मी थे। भगवान ना करे कभी, लेकिन यदि कभी जंगल में कोई जख्म लग जाए तो मैं आपको एक छोटा सा और बेहद मामूली पौधा दिखाऊंगा जो ना सिर्फ आपके जख्म को पकने से रोकेगा बल्कि जख्म को इतना अच्छे से भर देगा कि कुछ पूछिए मत। जख्म का इससे बेहतर इलाज मैंने कभी देखा नहीं है। 12 इंच की ऊंचाई तक बढ़ने वाला ये पौधा हिंदुस्तान के सभी जंगलों में पाया जाता है और इसकी पतली लंबी टहनी पर डेजी जैसा फूल खिलता है।
इसकी पत्तियां खूब मांसल और दांतों के समान उगी होती हैं। पत्तियां देखने में गुलदाउदी की पत्तियों जैसी लगती हैं। इस्तेमाल के लिए आप कुछ पत्तियां तोड़ें और यदि आसपास पानी मौजूद है तो उन्हें धो लें ताकि इन पर बैठी धूल धुल जाए। अब अंगूठे और उंगली के बीच में दबाकर इनका खूब सारा रस घाव पर निचोड़ लें। अब आपको इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि घाव बहुत गहरा नहीं है तो 1-2 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। इस पौधे का नाम भी बहुत खूब रखा गया है। ये नाम है ब्रह्म बूटी, यानी कि भगवान का फूल। जंगल के दिनों में आप में से बहुत से लोग हिंदुस्तान और बर्मा के जंगलों में मेरे अच्छे साथी रहे हैं। तब वक्त की कमी को देखते हुए यदि मैंने आपको सख्ती से ट्रेनिंग दी थी तो आपने काफ़ी अरसा पहले मुझे इस सख्ती के लिए माफ़ कर दिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उस ट्रेनिंग के दौरान आपने सीखा था उसे आप भूले नहीं होंगे। मसलन आपको याद होगा कि जंगल में कौन से फूल खाए जा सकते हैं, खाने लायक कंद मूल हमें कहाँ ढूंढने चाहिए, चाय या कॉफ़ी की जगह क्या पिया जा सकता है, कौन से पौधों, पेड़ की छालों और पत्तियों का इस्तेमाल बुखार, चोट या गले के इलाज में किया जा सकता है। यह भी आपको याद होगा कि कौन से पेड़ों की छाल या बेलों का इस्तेमाल मरीज ढोने वाले स्ट्रेचर बनाने में किया जा सकता है। गहरी खाइयों और नदियों पर से भारी सामान और बंदूकें वगैरह पार कराने के लिए रस्सी कैसे बनाई जाए, पैरों को गलने से बचाने और घमौरियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बगैर माचिस या लाइटर के आग कैसे पैदा की जाती है, गीले जंगल में सूखा ईंधन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बगैर बंदूक के शिकार कैसे करते हैं, बगैर बर्तनों के खाना या चाय कैसे बनाते हैं, नमक ना हो तो कैसे उसकी कमी पूरी करते हैं, सांप काटे का इलाज कैसे करते हैं, चोट कैसे ठीक करते हैं और पेट की बीमारियों से कैसे निजात पाते हैं। और ये तो आपको याद होगा ही कि जंगल में अपनी तंदुरुस्ती कैसे बनाए रखें और जंगल में जानवरों के साथ बगैर झंझट के कैसे रहें। ये सब बातें और दूसरी बातें आपने और मैंने साथ साथ सीखी हैं। हम में से कोई हिंदुस्तान के पहाड़ों से था तो कोई मैदानी इलाकों से, कोई इंग्लैंड के शहर या गांव से था तो कोई था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कई मुल्कों के और भी लोग हमारे साथ थे। ये सब बातें सीखने का ये मकसद कतई नहीं था कि हमें अपनी बाकी ज़िंदगी जंगलों में गुजारनी है, बल्कि मकसद ये था कि अनजानी बातों का डर हम अपने दिल से निकाल सकें और अपने दुश्मनों को ये साबित करके दिखा दें कि हम उनसे बेहतर लोग हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए जितना कुछ हमने सीखा वो सिर्फ चुटकी भर था, क्योंकि कुदरत की किताब का कोई अंत नहीं, ठीक वैसे ही जैसे इस किताब की कोई शुरुआत भी नहीं। बसंत की इस खुशनुमा सुबह हमारे पास अभी कुछ और वक्त है। अब हम तलहटी वाले इलाके में आ गए हैं। यहाँ की वनस्पति उस मैदानी इलाके से अलग है जहाँ से होकर अभी हम आ रहे हैं। यहाँ फाइकस और आड़ू के ढेरों दरख्त हैं। आड़ू के पेड़ों पर फल खाने वाले कई तरह के पंछी आ पहुंचे हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प पंछी है बड़ा धनेश, यानी कि हॉर्नबिल। हॉर्नबिल पेड़ की कोटरों में घर बनाते हैं और उनकी अजीब आदत यह है कि वो मादा को घोंसले में बंद कर देते हैं। इस आदत का खामियाजा नर धनेश यानी मेल को काफ़ी मेहनत की शक्ल में चुकाना पड़ता है। मादा धनेश के नए पंख आते हैं और गर्भावस्था में वो बहुत मोटी हो जाती है। वो आमतौर पर 2 अंडे देती है और अंडों के सेने के दौरान वो उड़ने लायक भी नहीं रहती। इसलिए मेल को पूरे परिवार के लिए खाना जुटाना पड़ता है। बेडौल बेढप शरीर, बहुत बड़ी चोंच, चोंच के भीतर साउंड बॉक्स और बड़ी मुश्किल भरी भारी सी उड़ान वाले इस पंछी को देखकर यही लगता है कि जब दुनिया बदल रही थी तो बदलाव के दौर में ये धनेश पीछे छूट गया होगा। अपनी मादा को कोटर में सील बंद करने और खाने के लिए उसकी चोंच की नोक बराबर जरा सा छेद छोड़ने की आदत धनेश ने मुमकिन तौर पर हजारों बरस पहले इसलिए अपनाई होगी क्योंकि तब उसके बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मन रहे होंगे। आज तो उसके ऐसे दुश्मन हैं नहीं जिनकी वजह से उसे अपनी मादा और बच्चों के लिए ऐसी किलेबंदी करनी पड़े। ऐसे सब पक्षी जो पेड़ की कोटर में घर बनाते हैं या पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं, उनके दुश्मन भी एक जैसे ही होते हैं। इनमें से कुछ पंछी जैसे रॉबिन, हुदहुद तो अपनी हिफाजत के मामले में बड़े कमज़ोर होते हैं
और इसलिए सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ताकतवर चोंच की वजह से धनेश अपने दुश्मनों का मुकाबला अच्छे से कर सकता है, तो पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले सारे परिंदों में सिर्फ धनेश क्यों ऐसी किलेबंदी करता है? धनेश की एक और अनोखी और अजीब आदत है जो दूसरे पंछियों से मेल नहीं खाती। ये आदत है अपने पंखों को रंग से सजाने की। धनेश अपनी पूंछ के ऊपर एक थैलीनुमा जगह में पीला रंग लेके चलता है और अपनी चोंच की मदद से अपनी पंखों पर बनी सफ़ेद पट्टियों पर इसे फैला देता है। ये रंग इतना कच्चा होता है कि इसे रुमाल से पोंछकर साफ किया जा सकता है। अपने पंखों की सफ़ेद पट्टियों को धनेश पीले रंग से क्यों रंगता है, वो भी ऐसे रंग में जो पहली बरसात में ही धुलकर साफ हो जाता है? मैं इस सवाल का यही जवाब दे सकता हूँ कि वो खुद को ऐसे कैमोफ्लेज करने से दुश्मन की निगाह से बचने के लिए करता है, ताकि अपने दुश्मन या दुश्मनों की निगाह में आए नहीं। उसकी ये आदत उस गुजरे जमाने की है जब उसके कई ऐसे दुश्मन रहे होंगे। अब तो उसका इकलौता दुश्मन तेंदुआ है, जिसका वो कभी कभी शिकार बन जाता है। और कैमोफ्लेज तेंदुए से उसकी हिफाजत के लिए एकदम बेकार है, क्योंकि तेंदुआ तो रात को शिकार पर निकलता है। फाइकस और आड़ू के पेड़ों पर धनेश के अलावा और भी कई परिंदे हैं। इनमें दो तरह के हरे कबूतर भी हैं, एक तो बंगाली और दूसरा सुई जैसी पूंछ वाला। दो तरह की मुनियां हैं, एक तो लाल छाती वाली और दूसरी आम तौर पर दिखने वाली हरी मुनिया। चार तरह की बुलबुलें भी यहाँ पर हैं, हिमालय वाली काली बुलबुल, बंगाली बुलबुल, लाल मूंछों वाली बुलबुल और सफ़ेद गालों वाली बुलबुल। तीन तरह के लंबी दुम वाले तोते भी हैं। जमीन पर गिरी पत्तियों को कुरेद कुरेद कर दूसरे परिंदों के गिराए पके फल ढूंढने वाली 50 एक चिलबिल चिड़िया भी यहाँ मौजूद है। इन चिलबिलों ने पहाड़ों में अपने घर सबसे आखिर में छोड़े थे और अब लौटने वाले परिंदों में सबसे पहला नंबर इन्हीं का होता है। फाइकस के दरख्त के पास से एक फायर ट्रैक गुजर रहा है और इस फायर ट्रैक को काटते हुए जानवरों के चलने से बनी एक पगडंडी सीधे पहाड़ पर पहुंच जाती है, जहां चट्टानी नमक चाटने जानवर आते हैं। नमक की चट्टान के पास ही एक तश्तरी नुमा जोहड़ है। एक छोटे से चश्मे से आने वाला पानी जोहड़ को कभी खाली नहीं होने देता। नमक की चट्टान और पानी के बीच एक ठूंठ खड़ा है। यहाँ पहले कुसुम का एक ठिगना सा पेड़ था। इस पेड़ की डालियों पर चोरी से शिकार करने वाले लोग खूब मचान बांधा करते थे। यूं तो नमकीन चट्टानों और जानवर के पानी पीने की जगहों पर शिकार करने की मनाही है, लेकिन चोरी से शिकार करने वालों को कानून कायदों की क्या परवाह। मैंने वहां कई बार अपने हाथों से मचान तोड़कर फेंके हैं, लेकिन जब इससे कोई फायदा होता नहीं दिखा तो फिर ये मैंने पेड़ ही काट डाला। मैंने कई जगह पे सुन रखा है कि नमकीन चट्टानों और पानी के पास मांसखोर जानवर भी दूसरे जानवरों को नहीं मारते। दुनिया के बाकी हिस्सों में मांसखोर जानवरों के दिल में कितनी दया होती है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन नमक चाटते हिरणों को खाने में हिंदुस्तान के मांसखोर जानवरों की आत्मा जरा भी नहीं कचोटती। सच्चाई तो यह है, इन्हीं जगहों पर मांसखोर जानवर अपना ज़्यादातर शिकार करते हैं। इस नमकीन चट्टान के पास हमको ऐसी हड्डियों और सींगों के ढेर देखने को मिलेंगे जिन्हें सेहियों ने आधा खाकर छोड़ दिया है। हड्डियों और सींगों के ऐसे ढेर हमको सभी ऐसी नमकीन चट्टानों के पास मिल जाएंगे जिनके आसपास के जंगलों में हिरण और बंदर रहते हैं। आइए अब हम नमक वाली चट्टान से निकलकर पहाड़ी पर और ऊंचे चढ़ जाएं। यहाँ से निचली पहाड़ियों, उनके पैरों में पिछले जंगलों का नज़ारा वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि किसी ऊंचे उड़ते पंछी को देखने का। हमारे सामने वही जंगल है जिसे पार करके हम यहाँ तक आए हैं। यहाँ से हमने आज का सफ़र शुरू किया है। वो नहर भी हमें दिखाई दे रही है। ये जंगल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा कुदरत ने इसे बनाया था, क्योंकि यहाँ कीमती इमारती लकड़ी नहीं पाई जाती और इसलिए आदमी के हाथों बर्बाद होने से ये जंगल बचा हुआ है। सामने की तरफ हल्के रंग के जो टुकड़े हमें दिख रहे हैं वो शीशम की नई पौध है। बरसाती धाराओं में शीशम के जो बीज बहकर आते हैं उन्हीं से ये पौध पैदा हुई है। ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो बैलगाड़ी के पहियों और फर्नीचर के लिए शानदार मजबूत लकड़ी इनसे मिलेगी। गाढ़े हरे रंग के जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वे रूनी के पेड़ हैं। उन्हीं के बीच लाल बेरियों के झुंड हमको दिख रहे हैं। रूनी के पेड़ों से एक खास किस्म का पाउडर निकलता है जिनका तिजारती नाम कमला है। ये कमला लाल रंग का पाउडर होता है जो रूनी के बेरी जैसे फल के साथ चिपका रहता है। ठंड के महीनों में जिस तरह से पंछी खाने और गर्मी की तलाश में ऊंचे पहाड़ों से निचले पहाड़ों पर आ जाते हैं, उसी तरह ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले गरीब लोग भी नीचे ही आ जाते हैं।
वे यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करते हैं और जब भी मजदूरी के बीच उन्हें एक आध दिन का वक्त मिलता है तो बूढ़े जवान बच्चे सब मिलकर कमला पाउडर इकट्ठा करने जंगल में आ जाते हैं। पाउडर इकट्ठा करने का तरीका ये है कि वे रूनी की डालियाँ काट कर इनसे बेरियाँ झाड़ लेते हैं। कम गहराई वाली बड़ी बड़ी टोकरियों में बेरियाँ भरने के बाद टोकरी की भीतरी दीवारों में से बोरियों को अपने हाथों से रगड़ते हैं। इस तरह बोरियों से रगड़कर अलग किया गया पाउडर टोकरियों की दरारों में झड़ते हुए नीचे बिछी चीतल की खाल या चौकोर कपड़े पर इकट्ठा होता जाता है। जब पाउडर की पैदावार भरपूर हो तो 5 लोगों का एक परिवार, मियाँ बीवी और 3 बच्चे मिलकर 4 पाउंड यानी करीब करीब 1 किलो पाउडर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं, जिनकी बाजारी कीमत 1-2 रुपये होती है। हिंदुस्तान और खाड़ी के मुल्कों में इस पाउडर का इस्तेमाल ऊन रंगने में होता है। यदि कुछ बेईमान बिचौलिए कमला पाउडर में ईंट के चूरे की मिलावट करना शुरू नहीं करते तो अमेरिका में मक्खन रंगने के लिए इसका इस्तेमाल बंद नहीं होता। इस पाउडर का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में भी होता है। सरसों के तेल में रूनी की बेरियां उबालकर इस्तेमाल करने से गठिया के दर्द में भी आराम मिलता है। शीशम की पौध और रूनी के पेड़ों के बीच कुछ पेड़ खैर के हैं, जिनकी पत्तियां पंखों जैसी भरी भरी और नरम हैं। खैर के ये पेड़ हलों के लिए लकड़ी तो देते ही हैं, साथ ही यूनाइटेड प्रोविंस के दसियों हजारों गरीब लोगों को घरेलू रोजगार भी मुहैया कराते हैं। ये रोजगार ऐसा है जो सर्दियों के 4 महीनों में हजारों घरेलू कारखानों को दिन रात चालू रखता है। इन कारखानों में जो माल तैयार होता है उसे कारोबारी जबान में कैटेच्यू कहते हैं। इसे बनाने में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है और जो कपड़ों और मछली के जालों को खाकी रंग में रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक मेरा सोचना है, मिर्जा नाम के मेरे एक दोस्त ने इसकी खोज की थी और ये खोज यूं ही खामखा गलती से हो गई थी। हुआ यह कि मिर्जा एक दिन बड़े कड़ाहों में झांककर खैर के उबलते हुए टुकड़ों का जायजा ले रहा था और उसके हाथ में पड़ा सफ़ेद रुमाल एक कड़ाही में गिर गया। रुमाल बाहर निकलवा के मिर्जा ने उसे धोबी के पास भिजवा दिया। जब रुमाल धुल कर आया तो मिर्जा ने पाया कि सफ़ेद रुमाल पर चढ़ा रंग रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। मिर्जा ने धोबी को खूब डांटा और रुमाल को अच्छे से धोने की ताकीद की। धोबी जब दोबारा रुमाल लेकर आया तो उसने मिर्जा को कसमें खाकर बताया कि अपने पेशे के सारे गुर उसने आजमा लिए थे, लेकिन रंग था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह मिर्जा ने एक ऐसा पक्का रंग खोज निकाला जिनके दम पर आज इज्जत नगर में मिर्जा ने बहुत बड़ा रंगाई कारखाना खड़ा कर दिया है। हरियाली की मिलीजुली छटाओं के बीच और भी कई रंग बिखरे पड़े हैं। हर पेड़ का अपना रंग है। नारंगी, सुनहरे, हल्के बैंगनी, गुलाबी और लाल रंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप जिन पेड़ों पर नारंगी रंग के फूल देख रहे हैं वे ढाक के पेड़ हैं जो लाल माणिक के रंग वाला गोंद पैदा करते हैं। इस गोंद से बेहतरीन किस्म की रेशम रंगी जाती है। 3 फुट लंबी सुनहरी डोरियों से चमकते पेड़ अमलतास के हैं। इनके बीज 2 फुट लंबी नली की शक्ल वाले खोल में होते हैं। खोल में बीजों के साथ मीठी जैली भी होती है। पूरे कुमाऊं में इस मीठी जैली का इस्तेमाल पेट साफ करने के लिए दस्तावर के तौर पर होता है। हल्के बैंगनी फूलों वाले पेड़ कचनार के हैं। गुलाबी छटा वाले पेड़ कुसुम के हैं। हल्के गुलाबी से लेकर गहरे लाल तक की सारी छटाएं जो इन पेड़ों पर दिख रही हैं वे फूलों की नहीं बल्कि कोपलों और ताजी पत्तियों की हैं। कुछ महीनों बाद सेमल के फूल झड़ जाएंगे और उनकी जगह लकड़ी जैसे कठोर बीजों के कवच उगाएंगे। अप्रैल के महीने में जब गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो ये बीज कवच ऐसे जोर की आवाज करते हुए फटते हैं जैसे कि हवाई जहाज गिराने वाली तोप के गोले छूट रहे हो। इनके फटने के साथ ही इनके भीतर से सफ़ेद रेशमी रुई का गुबार सा निकलता है और इसका हर हिस्सा एक बीज के इर्द गिर्द फैला होता है। रुई का एक गुबार हवा में उड़कर लंबी दूरी तय करता है और बीजों को दूर दूर तक पहुंचा देता है ताकि कुदरत के बगीचे में जीवन का ये चक्र चलता रहे। दरअसल जो बीज जानवरों या परिंदों के सहारे से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचते, कुदरत ने उन्हें ऐसे पंख दिए हैं जिनके सहारे जरा सी हवा चलने पर वे उड़ने लगते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा ही एक पेड़ है जिसका फल छोटे हरे सेब की शक्ल का होता है, जिसे कोई जानवर या पंछी नहीं खाता। ये पेड़ नदियों के किनारे ही उगता है और इसके बीजों के लिए बहता पानी वही काम करता है जो बाकी बीजों के लिए पंछी, जानवर या हवा करती है। ऐसा ही एक फल नारियल का है जिसके खोल पर इतनी जटाजूट होती है
कि वो पानी में तैरते हुए समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाता है। जहां से हमने आज का सफ़र शुरू किया था, नहर के उस पार हमारा गांव है। चमकते हुए हरे और सुनहरे रंगों में खेतों के टुकड़े हैं, जहां गेहूं के अंकुर फूटने लगे हैं। सरसों की फसल पूरे शबाब पर आ गई है। गांव के सिरे पर सफ़ेद लकीर सी दिख रही वो चार दीवारी है, जिसे बनने में पूरे 10 बरस लगे थे। दीवार के उस पार लगातार वहां तक जंगल है, जहां आसमान धरती से मिलता है। पूरब से पश्चिम जहां तक हमारी निगाह पहुंच सकती है, हमारी दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और हमारे पीछे की तरफ पहाड़ियों के उठाव दर उठाव लगातार तब तक ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जब तक कि वे हिमालय हजारों सदियों से जमी बर्फ का हिस्सा नहीं बन जाते। बुलंदी से खड़े हिमालय की छांव में जिस खूबसूरत और शांत जगह पर हम बैठे हैं, आज हमारे चारों तरफ जंगल ने बसंत की नई नई झीनी चदरिया ओढ़ रखी है। जहां हवा का हर झोंका फलों की खुशबू लेकर आता है, जहां पूरा माहौल बेहिसाब पंछियों के खुशी भरे तरानों से गूंज रहा है। ऐसी जगह में एक पल के लिए तो अपनी दुनिया की तमाम परेशानियां भूलकर जंगल के इन साथियों की दुनिया को अपनी सांसों, अपनी आंखों और अपने कानों के जरिए हम भीतर समेट सकते हैं। यहाँ जंगल में तो जंगल का ही कानून चलता है। जंगल का कानून तमाम इंसानी कानूनों से ज़्यादा पुराना और उनसे हजारों लाखों गुना बेहतर भी है। यह एक ऐसा कानून है जो हर जीव को अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त देता है, और इस ज़िंदगी में आने वाले कल की मुश्किलों और दुखों की फिक्र करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। खतरे हैं तो सबके लिए हैं, लेकिन ये खतरे ज़िंदगी में और जान फूंक देते हैं। इन खतरों की वजह से जंगल का हर बाशिंदा हमेशा चौकस, चौकन्ना और हमेशा तैयार रहता है। लेकिन ये खतरे जिंदगी के मजे को जरा भी कम नहीं करते। जिंदगी का यही मजा, यही आनंद अभी आपके चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आप अब एक ऐसे इंसान हैं जो ये बता सकता है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो हर जानवर या परिंदे को उसकी आवाज़ से पहचान सकता है, और यह भी बता सकता है कि कोई जानवर या परिंदा ये पुकार क्यों लगा रहा है। आप ये सब बता सकते हैं, वो भी पुख्ता सबूत के साथ। हमारी बाई तरफ कहीं से एक मोर मिलन के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। उसकी आवाज़ से आप बता सकते हैं कि वो पूरे पंख खोलकर नाच नाच कर अपने ऊपर वैसे ही रीझ रही मोरनियों के एक पूरे झुंड को रिझा रहा है। हमारे नज़दीक ही कहीं एक जंगली मुर्गा जबरन आसमान सिर पर उठाए है। वो चिल्ला चिल्ला कर जंगल में सबको ये बता रहा है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। उसकी इस बेपरवाही भरी बांगों का जवाब भी उसी के जैसे दूसरे जंगली मुर्गे दे रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि परवाह तो हमें भी किसी की नहीं है, ना ही किसी कानून की, कायदे की, ना किसी बाशिंदे की। परवाह ना होना अलग बात है, लेकिन जंगल में लड़ाई झगड़े जरा कम ही होते हैं, क्योंकि लड़ने वाले दोनों मुकाबलेबाजों को दूसरों का शिकार बनने का खतरा उठाना पड़ सकता है। हमारी दाईं तरफ एक नर सांभर चेतावनी भरी पुकार से जंगल के दूसरे बाशिंदों को एक तेंदुए की मौजूदगी की खबर दे रहा है। सांभर की पुकार से यह भी जाहिर हो रहा है कि ये तेंदुआ इस वक्त खुली जगह में बैठकर धूप सेंक रहा है। ये वही तेंदुआ है जिसे घंटे भर पहले हमने देखा था। ये सांभर तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक कि तेंदुआ आराम करने के लिए घनी छाया वाले जंगल में ना चला जाए। वहीं जाकर जंगल के इन जासूसों की पैनी निगाहों से वो बच पाएगा। जहां हम बैठे हैं वहां से कुछ नीचे एक झाड़ी में 20 से ज़्यादा सफ़ेद आंख वाले राम गंगेरे, सफ़ेद पंखों वाली बुलबुलें और भूरे सिर वाले दूधराजों ने मिलकर वहां पत्तियों से ढकी आरामगाह में चैन से ऊँगते धब्बेदार छोटे उल्लू को खोज निकाला है। और अब वो चिल्ला चिल्ला कर अपने सब साथियों को बुला रहे हैं कि आओ और देखो हमने क्या ढूंढा है। उन्हें अच्छे से पता है कि इस समझदार पंछी के कान में घुसकर चिल्लाने में कोई खतरा नहीं है। यदि उल्लू अपने बच्चों की हिफाजत कर रहा हो तो तभी वो कभी कभार दिन की रोशनी में शिकार करता है। जहाँ तक इस छोटे उल्लू की बात है, उसे अच्छे से मालूम है कि उसे तंग करने वाले पंछी सिर्फ मजा ले रहे हैं। भले ये पंछी उससे कितना डरते क्यों ना हो, कितनी नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन इस वक्त वे सिर्फ अपना खेल खेल रहे हैं। जब वे इस खेल से थक जाएंगे तो खुद ही उसे छोड़कर चले जाएंगे और वो एक बार फिर आराम से ऊँग सकेगा। हमारे चारों तरफ इस वक्त पूरा माहौल तरह तरह की आवाज़ों से गूंज रहा है और हर आवाज़ का कुछ खास मतलब है।
जंगल के तरानों में गूंज रही सबसे खूबसूरत आवाज शमा की है, जो इस वक्त अपनी शर्मीली जानेमन को अपने साथ चलने के लिए पटा रहा है। ठक ठक की यह आवाज सुनहरी पीठ वाले कठफोड़वे की है, जो एक सूखे पेड़ में अपना नया घर बसाने के लिए उसके तने में सुराख कर रहा है। यह खरखरी तेज आवाज उस नर चीतल की है, जो अपने रकीब को मुकाबले के लिए मैदान में उतर आने के लिए उकसा रहा है। आसमान में खूब ऊपर एक सांप मार चील चीख रही है। उससे भी काफी ऊपर उकाबों यानी गिद्धों का एक झुंड बड़े सब्र के साथ चक्कर लगा रहा है। दरअसल कल पहले तो एक नीली टिटहरी ने और फिर कौओं को जोड़ने गिद्धों के इस बात का सुराग दिया था कि शेर ने अपना अध खाया शिकार कहाँ छिपाया है। यही वो जगह है जहां मोर अभी भी नाच रहा है। गिद्ध आसमान में गोल गोल घूमते हुए जैसे जैसे ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे आज मिलने वाले खाने के खजाने के बारे में उनकी उम्मीदें भी आसमान को छू रही हैं। भले ही आप अकेले हों या किसी दोस्त के साथ, यहाँ बैठकर आप पूरा पक्का हिसाब लगा सकते हैं कि जंगल ज्ञान का आपके लिए क्या मतलब है। आपको यह एहसास होगा कि इस जंगल ज्ञान की वजह से अपने आप में आपका भरोसा कितना बढ़ गया है, और अब जंगल घूमने में आपको पहले से कई गुना ज़्यादा मज़ा आएगा। जंगल में अब डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में आपको कोई खतरा नहीं है। अब आप इसके लायक हो गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर जंगल में मिलने वाली चीज़ों से ही अपना पेट भर सकते हैं। आप जहाँ भी हो वहीं लेटकर नींद ले सकते हैं, वो भी मन में रत्ती भर डर महसूस किए बिना। अब आपको दिशा पता करना आ गया है। आपको पूरे वक्त इस बात का ध्यान रहता है कि हवा किस तरफ से चल रही है। अब आप जंगल में बेफिक्री से घूम सकते हैं। वक्त दिन का हो या रात का, आप भटक नहीं सकते। हालांकि शुरू में आपके लिए ये ज़रा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अब आपकी निगाह का दायरा 180 डिग्री हो गया है, और इस दायरे में होने वाली बारीक से बारीक बात भी आपकी नज़रों से बच नहीं सकती। अब आप जंगल के किसी भी बाशिंदे यानी कि जानवर या परिंदे की ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप उनकी भाषा समझने लगे हैं। आपको मालूम है कि कोई आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप आसानी से जानवरों की हलचल का पता लगा सकते हैं। अब आप एकदम बेआवाज़ तरीके से चलना सीख चुके हैं, और आपका निशाना एकदम सज चुका है। अब यदि जंगल में आपको दुश्मन की फौज में किसी का सामना करना पड़े, तो आप उसका सामना बगैर हीन भावना से कर सकते हैं। भले ही दुश्मन की काबिलियत की कितनी ही तारीफ आपने सुन रखी हो, आप खुद को उससे बेहतर ही पाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से हुई है। ना तो आपको उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना ही उससे डरने की आपको ज़रूरत है। अब वक्त हो गया है कि अब हम घर का रास्ता पकड़ें, क्योंकि घर बहुत दूर है। जाना भी ज़रूर है। मैगी नाश्ते पर हमारी बाट जो रही होगी। जिस राह से हम आए थे उसी से हम वापस लौटेंगे। रेतीले रास्तों पर जहां हमने चीतलों की गिनती उनके खुरों के निशानों से की थी, जहां तेंदुए ने पानी की धारा पार की थी, जहां पहाड़ियों से बहकर आई महीन मिट्टी की सतह बिछी हुई मिली थी, और जहां से रास्ता एक्वीडक्ट के नीचे से गुजरता है, वहां से गुजरते वक्त हम अपने पीछे पत्तेदार टहनी घसीटते हुए चलेंगे। ऐसा करने से हमारे पैरों के निशान मिटते जाएंगे। जानवरों के जितने निशान हमने देखे हैं वे भी इस टहनी से मिटा देंगे, ताकि कल या परसों या अगले दिन जब हम जंगल में जाएंगे तो हमें यह पता रहेगा कि जो भी निशान हमें मिलेंगे वे आज हमारे यहाँ से लौटने के बाद ही बने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।